So welcome back friends. Today we are going to learn about typhoid, जो कि नॉर्मली अपने इधर भी टाइफाइड फीवर, उसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि एंटेरिक फीवर। एंटेरिक मींस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। सो एंटेरिक फीवर या फिर टाइफाइड। सो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है बेसिकली डायरेक्टली कॉज जो गिना जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, क्योंकि उसका एंट्री एंड उसका पैथोजेनिसिटी या फिर उसका अटैचमेंट इंटेस्टाइन के ऊपर रहता है, इसीलिए उसको इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन या फिर एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट्स जो है, तो टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइप जीनस का बैक्टीरिया है। एक्चुअली साल्मोनेला जीनस के बहुत सारे वेरियस स्पीसीज है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन उसमें से 4 स्पीसीज साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी एंड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सो ये 4 टाइप के जो पॉजिटिव एजेंट्स है वो एबिलिटी रखते हैं ह्यूमन के अंदर टाइफाइड फीवर कॉज करने की। सो हर एक फीवर अपना हर एक टाइप का ये स्पेसीज, हर एक डिफरेंट बैक्टीरिया अलग टाइप का टाइफाइड फीवर कॉज करता है। उसके अंदर उसका इंक्यूबेशन पीरियड एंड उसका फीवर टेम्परेचर या फिर उसका इंटेंसिटी डिफर करता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। सो उसके सिम्टम्स में मेजर जो है वो फीवर ही है, कि जो हाई फीवर में भी टाइफाइड फीवर के बहुत सारे सिम्टम्स है। उसमें से सबसे पहला मेजर सिम्टम जो देखा जाता है वो प्रोलॉन्ग फीवर, लंबे देर तक फीवर रहता है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का, यानी कि लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर रहता है। सो उसे हाई फीवर में भी काउंट किया जाता है। सो प्रोलॉन्ग फीवर इज एन मेजर सिम्टम ऑफ टाइफाइड। उसी के साथ साथ नौशिया, चक्कर आना, फटीग, अपने में थकान महसूस होना, उसके साथ साथ सर दर्द, एब्डोमिनल पेन यानी कि जो एंटेरिक फीवर है, इन्फेक्शन मेनली इंटेस्टाइन की पार्ट में, इसीलिए एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, दोनों में से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि जो 4 हमने पॉजिटिव एजेंट देखे, दोनों में चारों में से कौन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। उसी के साथ साथ रेड कलर स्किन रैशेस, मतलब स्किन के ऊपर रेड कलर के पिंक रेड कलर के थोड़े से रैशेस दिखने लगते हैं। उसके साथ साथ टंग के ऊपर व्हाइट कलर की लेयर आती है, व्हाइट कलर की टंग दिखने लगती है। कफ जो निकलता है वो भी व्हाइट कलर का निकलता है। उसके साथ साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, जो इंटेस्टाइनल पोर्शन है वहाँ पे नॉर्मली जब इन्फेक्शन होता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट हमेशा रहता है, भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। सो ये कंडीशन, ये सिम्टम्स नॉर्मली टाइफाइड फीवर के देखे जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर वो टाइफाइड फीवर को इलाज नहीं किया गया टाइम पर, अगर उसके ऊपर मेडिकेशन नहीं किया गया तो उसमें सांसों में तकलीफ आना, उसके साथ साथ हेमोरेजिक फीवर, अगर टाइम पर उसका मेडिकेशन नहीं किया गया, ये सिम्टम्स अगर नॉर्मली दिख रहे हैं और उसके बाद भी फिर भी अगर टाइफाइड फीवर को ना आइडेंटिफाई करते हुए उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं चालू किया तो उसका इफेक्ट्स बढ़ने लगते हैं। सिम्टम्स आगे भी आते हैं, सिम्टम्स जैसे कि सांसों में रुकावट, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, हार्ट बीट्स का जो रिदम है वो इरेगुलर हो जाता है। उसी के बाद उसी के साथ साथ हेमोरेज भी हो जाता है ब्रेन को, और एंटायर सिस्टम भी हिल जाती है। सो ये कंडीशन के अंदर जो पेशेंट रहेगा वो फेटल भी रह सकता है, मर भी सकता है। सो बहुत ही डेंजरस टाइप का फीवर है। और एक ऐसा दौर था जैसे कि कोरोना वायरस ने अभी आतंक फैला रखा है, वैसे ही टाइफाइड फीवर ने भी अपने एशियन कंट्रीज और अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारा उसने लोगों की डेथ का वो रीजन बना। सो बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। सो ट्रांसमिशन कैसे होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक होस्ट से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है? सो इसका भी ट्रांसमिशन फूड और वाटर के थ्रू ही होता है। सो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने से टाइफाइड फीवर का खतरा रहता है। सो उसे फूड या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उसका एंट्री फीकल रूट से हो रहा है, फूड और
सो इसलिए इसका कोई वेक्टर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरी करने वाला कोई वेक्टर नहीं है। बट अगर फीकल मैटर के कंटेमिनेशन में कोई फीकल मैटर के कांटेक्ट में कोई अगर इंसेक्ट्स या फिर जो भी अपने घर में नॉर्मली पाए जाने वाले इंसेक्ट्स, कॉकरोच या फिर फ्लाइज वगैरह अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं और वही कॉकरोच या फिर फ्लाइज अपने फूड के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो वहाँ के पैथोजन साल्मोनेला बैक्टीरिया उसके थ्रू अपने फूड के कांटेक्ट में आएगा और वो अपने बॉडी के अंदर जाएगा फूड के थ्रू और अपने को इन्फेक्शन करेगा। सो इसीलिए अगेन जैसे कि अमीबाइसिस के केस में देखा था कि बैड सैनिटरी प्रैक्टिसेस या फिर हाथ ना धोना, सब वेजिटेबल्स को भी बिना वॉश के यूज करना, ऐसे प्रैक्टिसेस से टाइफाइड फीवर का स्प्रेडिंग हो सकता है। वाटर के मीडियम से बहुत सारा उसमें स्प्रेडिंग होता है। अगर थोड़ा सा भी एक भी बैक्टीरिया बहुत ही इन्फेक्शियस है, तो एक भी बैक्टीरिया अगर अपने बॉडी के अंदर जाता है तो भी वो सफिशिएंट रहता है कि उसे पूरे का पूरा इन्फेक्शन कॉज कर सके। सो इसीलिए थोड़ा भी बैक्टीरिया अपने अंदर जाने पर वो इन्फेक्शन तुरंत कॉज हो जाता है। सो अगेन फीकल कंटेमिनेशन रोकना या फिर फीकल कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड को इंजेस्ट करने से रोकना, प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस, हाथ धोना और वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश करना, थरली वॉश करना, उसी के साथ साथ थोड़ा सा साफ सफाई रखना, खुले में शौच ना करना, ये गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस ये पैथोजन से या फिर ये इन्फेक्शन से हमें बचा सकते हैं। और जैसे कि विद्या जहाँ सोच वहाँ शौचालय। टाइफाइड फीवर का डायग्नोसिस विडाल टेस्ट से किया जाता है, स्पेसिफिक है फॉर टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी के लिए स्पेसिफिक बना है। उसी के आगे 4 टाइप के टाइफाइड फीवर, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट दिखाते हैं विडाल टेस्ट के अंदर। बेसिकली विडाल टेस्ट एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला टेस्ट है। उसके बारे में जानने से पहले साल्मोनेला के ऊपर 2 टाइप के एंटीजन है उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले रहता है ओ एंटीजन, जो कि मेन पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है। अभी पैथोजेनिसिटी मींस व्हाट, कि जो अपने एंटीबॉडीज से रिएक्शन कर सके, वो एंटीजन जो कि बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा और जो रिएक्शन होता है उसे बोलेंगे पैथोजेनिसिटी। वो एक्चुअल में पैथोजन को प्रमोट करता है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, उसे बोला जाता है पैथोजेनिसिटी। जितना ज्यादा ये वो एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे उतना ज्यादा वो इन्फेक्शियस या फिर अपने इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने वाला बैक्टीरिया रहेगा। सो ओ एंटीजन रहता है उसके पॉलीसैकेराइड, वो पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन के ऊपर यानी कि सेल वॉल के ऊपर, उसके आउटर कवरिंग के ऊपर रहता है ओ एंटीजन, एंड एच एंटीजन रहता है उसके फ्लैजेला के ऊपर। सो बेसिकली ये दोनों एंटीजन को टारगेट करके विडाल टेस्ट के अंदर इसके एंटीबॉडीज प्रिपेयर रहते हैं और जो एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन से दोनों का कंफर्मेशन करने के बाद ही टाइफाइड फीवर है या नहीं उसका डिटेक्शन किया जाता है। उसी के साथ साथ ये एंटीजन का अगर बाइंडिंग देखेंगे तो वो चारों टाइप के बैक्टीरिया के अंदर साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, पैराटाइफी बी, टाइफीम्यूरम, चारों टाइप के अंदर अलग अलग एंटीजेंस वहां पे टारगेट किए जाते हैं। सो कॉमन है ओ एंड एच। सो ये डिटेक्शन टेस्ट, विडाल टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। रिएक्शन हमें अग्लूटिनेशन के फॉर्म में यानी कि अपना ब्लड क्लॉटिंग जैसे होता है, ब्लड ग्रुपिंग जो टेस्ट है सेम टू सेम विडाल टेस्ट है, उसी के अंदर भी ब्लड ड्रॉप्स उसके अंदर डाल के मिक्स किया जाता है और अग्लूटिनेशन रिएक्शन चेक किया जाता है। सो उससे टाइफाइड फीवर है या नहीं इसका डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट के अंदर ये मेडिसिन दिया जाता है क्लोरोमाइसिटिन, ट्रीटमेंट के लिए एक ही मेडिसिन आपकी बुक में दिया गया है। सो अगर क्या बोल सकते हैं कि अगर टाइफाइड फीवर है डिटेक्शन के बाद पता चला तो ये तुरंत उसे मेडिकेशन दिया जाता है क्लोरोमाइसिटिन। साल्मोनेला के वैक्सीन भी अपने मार्केट में अवेलेबल है। सो मार्केट में 2 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है, एक है ओरल, दूसरा है इंजेक्टेबल। ओरल यानी कि डायरेक्टली मुंह से लेने वाला और इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के ब्लड के अंदर डायरेक्टली आने वाला। सो ओरल वैक्सीन में TY21A वैक्सीन है टाइफाइड फीवर के लिए और इंजेक्टेबल्स में 2 है, टाइफिन बी या फिर टाइफेरिक्स। ये 2 टाइप के वैक्सीन है इंजेक्टेबल्स के अंदर। सो
प्रिवेंशन में सेम जैसे अमीबियासिस के लिए प्रिवेंशन था कि गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस या फिर अच्छी आदतें जैसे कि हाथ धोना, वेजिटेबल्स को वॉश करना, साफ सफाई रखना, बाहर खुले में शौच ना करना, ऐसी ही प्रैक्टिसेस टाइफाइड फीवर से भी प्रिवेंशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड फीवर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसका हिस्ट्री या फिर उसका डिटेक्शन कैसे हुआ उसके बारे में जानने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और एक वीडियो का, सो वो आप जरूर देखिए। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिसीज नेम एज न्यूमोनिया। अगेन इट्स अ वेरी सीवियर डिसीज, अपने इधर का बहुत ही सीवियर डिसीज में काउंट किया जाता है न्यूमोनिया को। बेसिकली न्यूमोनिया फीवर भी बोला जाता है उसे। तो ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि नाक से लेकर लंग्स तक का इन्फेक्शन है। सो इसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट्स है उनका एंट्री नजल कैविटी के थ्रू होता है और स्टार्टिंग का सिम्टम रहेगा कफिंग या फिर कफ जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्टिंग का सिम्टम्स रहेगा, क्योंकि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनमें फर्स्ट एंट्री उसका पैथोजन का रहता है नजल कैविटी के अंदर और फेरिंग्स लैरिंग्स के बीच में उसका फर्स्ट अटैचमेंट रहता है और वहां पे फर्स्ट कॉलोनाइजेशन करता है। इसीलिए हर एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के फर्स्ट उसके सिम्टम्स में कफ या फिर कफिंग ये मेजरली देखा जाता है। सो पॉजिटिव एजेंट्स उसके बहुत सारे हैं, यानी कि न्यूमोनिया एक कॉमन इन्फेक्शन है जो वायरल और बैक्टीरिया दोनों से कॉज हो सकता है। सो बेसिकली इट्स अ लंग इन्फेक्शन, लंग के अंदर इन्फेक्शन होता है। सो उसमें बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर उसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहा जाता है। यस, यही बैक्टीरिया जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यूज किया था ग्रिफिथ ने फॉर चेकिंग द ट्रांसफरिंग मटेरियल, ट्रांसफरिंग फैक्टर। सो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पॉजिटिव एजेंट, नॉर्मल पॉजिटिव एजेंट, बैक्टीरियल पॉजिटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। बेसिकली छोटे स्पोर्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर रहता है और ये स्टेप 2 मतलब कि चेन फॉर्म में है, इसलिए उसे बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और डिप्लोकोकस बोला जाता है क्योंकि अगर ये चेन टूटता है तो वो दो दो के फॉर्म में, जैसे दो स्पोर्स के फॉर्म में दिखते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो उसी के साथ साथ वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि न्यूमोनिया इन्फेक्शन कॉज करने के एबल होते हैं। सो बेसिकली ये इन्फेक्शन होता कैसे है? सो ये बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जब भी लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं, सो फर्स्ट कॉमन इन्फेक्शन रहेगा गले के अंदर, कफिंग वगैरह सिम्टम दिखाई देगा। उसके बाद इनका एंट्री जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है और इनका एंट्री जैसे लंग में होता है तो ब्रोंकियोल्स के अंदर फर्स्ट उनका इन्फेक्शन चालू हो जाता है, वहां पे वो म्यूकस सिक्रीशन चालू कर देते हैं और वहां पे थिकनिंग या फिर वहां पे एब्नॉर्मलिटीज आने लगती है। उसी के साथ साथ ब्रोंकियोल से बाहर निकलकर लंग्स के सरफेस के ऊपर उनका कॉलोनाइजेशन होता है, उनका ग्रोथ होता है और जो कि लंग्स को डैमेज करना चालू कर देते हैं। कॉमन इन्फेक्शन के अंदर फीवर बहुत ही ज्यादा बढ़ता है और उसी के साथ साथ ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज, ब्रीदिंग में लंग के अंदर लिक्विड म्यूकस सिक्रीशन की होने की वजह से लंग्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो नहीं पाता, सो ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आने लगती है। सो इस टाइप का एक इन्फेक्शन है न्यूमोनिया। इसके जैसा और एक इन्फेक्शन है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, जिसे बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि उसका पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस। इसके जैसा और एक इन्फेक्शन है जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका पॉजिटिव एजेंट है। अगेन इट्स सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा अलग है। द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया, अगेन मैंने जैसे कि कहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो फर्स्ट उसमें कफ दिखेगा। कफ में भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ येलो ग्रीन कलर का कफ, येलो या फिर ग्रीन कलर का कफ वहां पे दिखेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। जितना मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है वैसे वैसे कलर डार्क होते जाता है। तो उसी के साथ साथ हाई फीवर, कफिंग के साथ साथ हाई फीवर होता है। न्यूमोनिया में मेजर वो भी एक है। न्यूमोनिया फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हाई फीवर है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक का फीवर वहां पे रहता है। लंग के अंदर इन्फेक्शन जब भी बढ़ता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज आने लगती है। जैसे कि मैंने कहा था कि लंग के अंदर लिक्विड या फिर म्यूकस सिक्रीशन की वजह से
लंग में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो नहीं पाता, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करने में डिफिकल्टी आने लगता है। ब्रीथिंग के टाइम पे चेस्ट के अंदर पेन भी होने लगता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड ड्यूरिंग कफिंग आल्सो। कफिंग में भी एक्सट्रीम केसेस के अंदर चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है। और इसी के साथ साथ फटीग, नॉसिया, हेडेक, ये कॉमन जो सिम्टम्स है उसी के साथ साथ देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो भी बॉडी को रहती है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से बॉडी को हो नहीं पाती, इसीलिए उसके साथ साथ हेडेक या फिर फटीग या फिर नॉसिया ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखाई दे सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर वोमिटिंग भी हमें देखने को मिलता है न्यूमोनिया के सिम्टम्स। सो मूविंग टुवर्ड्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के जो भी पॉजिटिव एजेंट रहेंगे बैक्टीरियल या फिर वायरल, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक बात बताना रह गया, कोरोना इन्फेक्शन या फिर कोरोना कोविड-19 भी इसी के अंदर आता है, न्यूमोनिया के अंदर आता है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और जो इन्फेक्शन के अंदर लंग में मेजरली इन्फेक्शन होता है, यही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर भी। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो आप टीवी पे देख ही रहे हो, डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो भी कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, और जो एक्सपेल होता है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया या वायरस स्प्रेड हो सकता है। उसी के साथ साथ जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसके क्लॉथिंग्स, उसके एसेसरीज यूज करने से ये पॉजिटिव एजेंट्स उसके थ्रू फैल सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के अंदर, डायग्नोसिस अभी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके सराउंडिंग में दिख रहा है, इसका डायग्नोसिस कैसे हो रहा है। तो डायग्नोसिस के मेथड्स में सैम्पलिंग डायरेक्टली नजर कैविटी में से या फिर कफ या फिर स्पूटम, ये सैम्पलिंग की तरफ लिया जाता है और उसका टेस्टिंग किया जाता है। अगर बैक्टीरियल हुआ तो बैक्टीरियल कल्चर के लिए भेजा जाता है, और अगर वायरल हुआ तो वायरल का डिटेक्शन अगेन डीएनए टेस्टिंग से, स्पूटम के अंदर, कफिंग के अंदर, कफ के अंदर डीएनए टेस्टिंग से या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन से वायरल का डिटेक्शन होता है। ट्रीटमेंट के अंदर वायरल का इन्फेक्शन अगर रहा तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन रहा तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में 3 टाइप के एंटीबायोटिक्स है, बेंजाइल पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, और तीसरा क्लोराम्फेनिकोल। 3 टाइप के एंटीबायोटिक्स आपके कोई भी मेडिकल स्टोर के अंदर मिल जाते हैं। जनरली जब कफिंग के अंदर ग्रीन और येलो कलर का कफ मिलने लगता है तो डॉक्टर डायरेक्टली ये 3 टाइप के, तीनों में से कोई तो एक एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करता है और आपको वो लेने की सलाह देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अंदर जो भी कोरोना के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, सेम टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स न्यूमोनिया के लिए भी यूजफुल है, जैसे कि मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स न्यूमोनिया के लिए भी यूजफुल है। अगेन वायरल अगर इन्फेक्शन हुआ, वायरल न्यूमोनिया की बात की जाए तो उसके लिए मेडिसिन कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। सो प्रॉपर वैक्सीनेशंस ऑफ ऑल pneumonia causing virus can help to prevent the infection. वायरस को इन्फेक्शन कॉज करने से रोकने के लिए एक ही अपने पास एक प्रिवेंटिव मेजर है, जो कि वैक्सीन देने से एडल्ट्स के अंदर भी और चिल्ड्रंस के अंदर भी वैक्सीनेशन से न्यूमोनिया जैसे डिसीज को, कोरोना जैसे डिसीज को दूर रखा जा सकता है। न्यूमोनिया का आपने देखा इन्फेक्शन, सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड, जो भी वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। आरटीआई स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसका पॉजिटिव एजेंट है राइनो वायरस। आपके बुक के अंदर कॉमन कोल्ड में भी कोरोना वायरस का एग्जांपल दिया है कि कॉमन कोल्ड में कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड कॉज करता है। सो इसके सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बाकी के इफेक्ट्स मोस्टली सिमिलर है न्यूमोनिया इन्फेक्शन से। जो भी मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर पहला सिम्टम रहेगा कफिंग, कफ प्रोडक्शन होना, गले में खिंचखिंच होना, नॉर्मल सिम्टम्स है। उसके प्राइमरी सिम्टम्स में ये आते हैं। उसके साथ साथ सीवियर इन्फेक्शन के अंदर लंग के अंदर इन्फेक्शन, म्यूकस प्रोड्यूस होना, कफिंग, हायर कफिंग, स्नीजिंग, उसके साथ साथ फटीग, नॉसिया और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये नॉर्मल सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के।
अगेन इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में भी सेम, जैसे कि न्यूमोनिया के अंदर जो पर्सनल कांटेक्ट नहीं रखना है, पर्सनल कांटेक्ट से थोड़ा दूर रखना, पर्सनल डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना है। उसी के साथ साथ ड्रॉपलेट्स से बचने के लिए मास्क वगैरह पहनना, प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस, हैंड वॉशिंग वगैरह। सो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है कोरोना कॉमन कोल्ड के लिए, सेम एज कॉमन कोरोना वायरस और न्यूमोनिया के लिए। अगेन इसके ऊपर कोई भी अभी तक मेडिसिन नहीं है, ये बहुत ही मतलब रिसर्च इसके ऊपर चालू है, लेकिन राइनो वायरस जो पॉजिटिव एजेंट है उसके लिए कोई भी मेडिसिन प्रॉपर उसके ऊपर नहीं आया है। जल्दी से जोड़ दीजिए, मुझे 5,000 विद्यार्थी को करना, कम से कम मुझे 5,000 आज देखना चाहता हूँ। 5,000 घर का चिराग, मुझे 5,000 घर का चिराग जलाना है। मैं मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, जब 5,000 मुझे दिखना चाहिए, 5,000 स्टूडेंट्स मुझे दिखना चाहिए। जल नहीं पीऊंगा आज, बिल्कुल एकदम जो है, बूंद नहीं लूंगा एक जल की जो है। 5,000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5,000 चाहिए मुझे। 5,000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5,000 रोशन करना है मुझे। 5,000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खाके, जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई एम रियली प्राउड फॉर माय गाइज, आई एम रियली प्राउड।